अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती महंगाई हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम दिखाई दे रही हैं। अगर आदाद शुमार की रोशनी में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो दुनिया के इक़्तिसादी मंजरनामे 2020 में IMF ने रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू GDP का 1% अफरात ज़र की औसत शरह 8.8% और करंट अकाउंट खसारा 2.5% रहने और बेरोज़गारी 0.6% से बढ़कर कहा गया है कि ये 5.1% हो जाएगी। ये पेशनगोई की गई है। IMF की ये पेशगोई पाकिस्तान की शरह नमू GDP के 2.1%, अफरात ज़र जो महंगाई का टारगेट था 6.5% और करंट अकाउंट खसारा 1.5% रहने का जो अहदाफ था, इससे बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है। जबकि आलमी बैंक ने पहले ही अपनी एक रिपोर्ट में ये कह दिया है कि आइंदा जो 2 साल है इसमें पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान में महंगाई को जांचने का पैमाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे आमतौर पर CPI कहा जाता है। CPI बास्केट के मुताबिक एक पाकिस्तानी औसतन 34.58% जो है ये खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है और 26.68% जो है ये मकान के किराए में, बिजली, गैस, पानी के बिल और ईंधन पर तवानाई के जो अखराजात हैं उन पर खर्च होता है। फिर 8.6% कपड़े, जूतों की ख़रीदारी पर ख़र्च हो जाता है और फिर तकरीबन 7% जो है ये बाहर खाने पीने पे, होटलिंग पर, तकरीबन 6% जो है ये नकलो हमल पर और 4% से ज़ायद जो है ये घर की जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं उन पर और पर तालीम और सेहत पर जो है ये 2.7% खर्च करता है। ये मैं औसतन एक पाकिस्तानी शहरी के आपको अखराजात के तनासुब बता रही हूँ। पाकिस्तान में हालिया हफ्तों में महंगाई की शरह में इजाफे की जो बड़ी वजह है ये फूड इन्फ्लेशन है, यानी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा होना है। मुल्क में बढ़ती महंगाई की इस लहर को अब वफाकी काबीना के इजलासों में भी बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। कल भी वज़ीर आज़म ने वज़रा को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि महंगाई माफिया को देख लूँगा, सारी तवज्जो इसी पर है, सूरत हाल में खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, रिलीफ के लिए सरकारी मशीनरी मुतहरिक करेंगे। वज़ीर आज़म के महंगाई के ख़िलाफ़ इक़दामात अपनी जगह, मगर माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी कि आखिर मुल्क में महंगाई की असल वजह है क्या। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग है या फिर सप्लाई और डिमांड का फ़र्क है। महंगाई की असल वजह क्या है? सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब हुकूमत रियासती मशीनरी होने के बावजूद अशिया खुर्रनोश की कीमतों को काबू करने में नाकाम रहे और फिर वो टाइगर फोर्स के ज़रिए इस कीमतों को फिर खुद कैसे कंट्रोल करवा पाएगी, किस कानून के तहत टाइगर फोर्स प्राइस कंट्रोल करेगी। महंगाई कम करने के लिए टाइगर फोर्स के इस्तेमाल पर अपोजिशन भी जो है ये हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बना रही है। ज़रा देखिए। इन्होंने कहा अब मैंने टाइगर फोर्स बनाया है, इन टाइगर से तो चीनी भी खत्म की है, आटा भी खाया है और कौम को कंगाल किया है, मुश्किल में डाला है। बाबा, कौम को टाइगर की जरूरत नहीं है, कौम को खुराक के लिए आटे की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, सस्ती दवाई की जरूरत है, पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतों में कमी लाने की जरूरत है। आपने मुल्क के लोगों के पास ना आटा छोड़ा है, न रोटी छोड़ी है, ना उनके पास दाल छोड़ी है, ना घी छोड़ा है। और बिजली और गैस जब तंग करती है तो आपको घबराना नहीं। 2.25 साल पाकिस्तान के अवाम ने इंतजार कर लिया। मौजूदा हुकूमत जो थी उसने पाकिस्तान के अवाम से उम्मीद की वो किरण भी छीन ली जिसके सहारे कौमें जिंदा रहती है। गाल वध गई है नियाजिया, ये गाल वध गई है, उन काबू नहीं आ रही। अब ये जलसा ये रोक नहीं सकते चूंकि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के अवाम महंगाई के खिलाफ अवामी रेफरेंडम में शिरकत करके साबित करेंगे कि वो इस हुकूमत की महंगाई और इस हुकूमत की नाकामी से तंग आ।
अपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के एहतजाज को करप्शन छुपाने की कोशिश समझ रहे हैं, जबकि आज इस्लामाबाद में ही महंगाई के सताए हुए सरकारी मुलाजमीन तमाम तर रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने आज सरापा एहतजाज बने हुए थे। एहतजाज करने वालों में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और मुख्तलिफ यूनियंस के नुमाइंदे शामिल थे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिनमें सर्विस स्ट्रक्चर को बदलना, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और फिर इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालिबात दर्ज थे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और कराची में कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती की जानिब से तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि इसके बरक्स हुकूमत मुल्क भर में अपोजिशन को एहतजाजी जलसे करने की इजाज़त दे रही है। यानी कोरोना वायरस की वजह से ताजिर रोजगार नहीं कमा सकते, मगर सियासी जमातें सियासत ज़रूर कर सकती हैं। आखिर ये दोहरा मेयार क्यों है, इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, बज़ाहिर तो इस वक्त हुकूमत के लिए दो बड़े चैलेंज हैं, एक पीडीएम की तहरीक है, दूसरा महंगाई है। मैं दोनों पे बारी बारी आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले ज़रा पीडीएम पे बात कर लेते हैं। अब पीडीएम का एक एजेंडा है, एक ही एजेंडा है कि हुकूमत को घर भेजना है। इस हुकूमत को हुकूमत करने का, इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। अब जो तहरीक शुरू होने वाली है 16 अक्टूबर को, परसों जलसा भी होने जा रहा है, क्या हुकूमत कोई इरादा रखती है पीडीएम में शामिल जो अपोजिशन जमातें हैं कि उनसे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए भाई आप लोगों का मसला क्या है, क्यों सड़कें नापने के लिए निकलना चाहते हैं, मुल्की से हालात को देखिए, आप मैशत को देखिए, आपको जो मसाइल हैं आप मिलकर बैठकर हमारे साथ बात करें। कोई ऐसा इरादा है आप लोगों का, या बस आप लोगों ने सोच लिया कि जो करना है, जहाँ निकलना है, जो करना है करने दो इनको? देखिए जी, पीडीएम ने दो वजूहात बताई हैं कि वो इतने ज़्यादा इस वक्त नाराज क्यों है। एक वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो था ना, वो इलेक्शन जो है वो रिग्ड था। तो चले रिगिंग वाले इनके इल्जाम को भी देख लेते हैं। रिगिंग, और जाहिर है कि ये सारा सब जिसको लीड कर रहा है वो मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो पंजाब के अंदर कोई है नहीं, सिंध के अंदर है, सिंध में तो हुकूमत बना के बैठे हुए, उधर बिल्कुल जेयूआई फारिग है केपी के अंदर। सो पंजाब का पीएमएलएन का मसला है जी। कुल 141 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने जो पिटीशंस फाइल की हैं कोर्ट के अंदर, वो कुल मिला के 11 है। जबकि 2018 इलेक्शन में कौमी असम्बली की पंजाब से जो सीटें हैं, उस 141 में से 13 सीटों के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ की पिटीशन रखी हुई है। तो ये जाहिर है इलेक्शन जिस वक्त हुआ था तो उस वक्त उनको कोई बड़ी दांदी नजर नहीं आई थी, और वैसे भी 2 साल गुजरने के बाद सबको पता है ये कहने वाली बात है, इससे कोई ताल्लुक कोई नहीं। दूसरी बात जो है, जो असल बात है, जो उनका इस वक्त दुख है, वो ये है कि उनको जो इतनी मेहनत से उन्होंने दौलत कमाई इक़्तिदार में आने के बाद, और वो पैसा जो है वो कभी किसी पापड़ वाले के पास से निकलता है, कभी फलूदे वाले के पास से निकलता है, वो पैसा बचाने की वो तगोदो के अंदर लगे रहे। उसके अंदर उनकी एक उम्मीद कायम थी, एक जिंदा थी आज से महीने 1.5 महीने पहले तक, कि शायद कोई एनआरओ मिल जाए। पहले तो वो कहते थे हमने आज तक एनआरओ मांगा कहाँ है, फिर उनको मजबूरन वो एनआरओ लिख के हमें देना पड़ा, और वो उस शक्ल में था कि नैब कानून के अंदर जो 36 आर्टिकल्स, उसमें से 34 आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने तरमीम मांग ली कि जी ये कर ले, ताकि हमारी कोई भी चोरी पकड़ी न जा सके। ये तो हमें भी याद है जब फैटफ कवानीन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात थी, डिस्कशन चल रही थी, तो अपोजिशन ने नैब कवानीन के हवाले से जो आप भी बात कर रहे हैं 34-35 पॉइंट्स में कहा कि इसको बदल दिया जाए, तब्दील किया जाए, उनकी डिमांड थी। लेकिन फिर भी हम जानते हैं, आपको भी पता जा रहा है, फिर अपोजिशन ने फिर भी कवानीन में साथ दिया। आप वाकई हुकूमत समझती है कि अगर हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली की जो डिमांड थी, जितने पॉइंट्स, जितने तरमीम वो चाह रहे थे, अगर आप वो लोग कर लेते, हुकूमत अपोजिशन की डिमांड वो मान लेती, तो आज ना पीडीएम बनती, ना इत्तेहाद होता, ना तहरीक चलती, ना जलसे होते, अगर आप लोग ये मान लेते? उन्होंने तो जी सीधा, उन्होंने बात ही हमसे सीधी ये की थी, ये करोगे तो फिर हम बात करेंगे। उसके खैर बात तो कर ली, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया जी। अगर आपको याद हो कि सेनेट ने तमाम कवानीन को डिफीट किया, फैटफ के कानून जो है, सेनेट जहाँ के अपोजिशन की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, उन्होंने तमाम ने इन कवानीन को शूट डाउन किया। उसके बाद वो ज्वाइंट सेशन बुलाए गए, ज्वाइंट सेशन के अंदर लास्ट पे तो उन्होंने वोट काउंट भी मांगा, वो वोट काउंट हार गए। इनके अपने बंदे जो है वो उस मुल्क के खिलाफ वोट डालने के लिए नहीं आए। तो इसमें हमारा क्या
कसूर है कि इनके 20-25 बंदों का ज़मीर जाग गया और वो वोट डालने के लिए नहीं आए। तो इन्होंने भरपूर मुखालफत की, लेकिन जब वो ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सके फैट लॉ को, तो उसके बाद से पीडीएम भी बन गई, उसके बाद तहरीक भी हो। तो आप पूछ रही थी सवाल कि हम उनके साथ बातचीत, हम हमेशा, हुकूमतों का काम होता है दरवाजे खुले रखना। हुकूमत का दरवाजा आज भी खुला है। कोई भी कौमी मफाद जो है जिसके लिए बात करना चाहते हैं, महंगाई के ऊपर इनकी कोई तजावीज़ हैं और कोई कानून साजी करते हैं, हम बिल्कुल इनके साथ बात करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक हमने बात भूली भी है कि एनआरओ हम नहीं देंगे, उसके अलावा आप जो बात करना चाहते हैं हमसे जरूर बात करें। आपको लगता है कि इनकी तहरीक का आम आदमी के जो मसाइल हैं उससे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, आप बता दें ना, देखें वो जो उन्होंने रखी थी नैब की कवानीन, वो तो सबके पास, हर जर्नलिस्ट के पास, हर एंकर के पास उसकी कॉपी मौजूद है ना, वो सबके सामने थी। अगर इन्होंने कोई ऐसे कानून की तरमीम, कोई ऐसी तजावीज रखी हो आम आवाम की, इंसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए, तो बता दें वो किधर हैं। और या हम अगर उस पर बात नहीं करने को तैयार, अभी भी 16 तारीख को सेशन शुरू होना है, उसके अंदर आए, तरमीम दें, कुछ तजावीज दें मुल्क की बेहतरी के लिए, बिल्कुल बात 16 को कैसे आए? 16 को तो उन्होंने खैर जलसा करना है। एक तो सिर्फ ऑपोजिशन का एहतजाज नहीं है, आज हमने देखा इस्लामाबाद में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, ऑल क्लर्क्स एसोसिएशन उन्होंने एहतजाज किया, उनके भी मुतालिबात हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे लोगों की भी आवाज़ ऑपोजिशन के साथ मिल जाती है, एक तो उनका जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलेगी कि देखें सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं महंगाई की या मुल्क की सियासी हालात की, मईशत की, ये आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनका भी यही मसला है। तो आपको नहीं लगता कि फिर कुछ सिचुएशन टफ हो सकती है या हुकूमत को फिर कुछ मुश्किल हो सकती है अगर ये लोग भी ऑपोजिशन के एहतजाज में उनकी आवाज़ बन जाते हैं? जी, ये देखें, ये जो आपने बात की थी शुरू के अंदर, ये मामला सियासी नहीं है। असल चैलेंज जो है हुकूमत, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि आपने एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर करनी है, और इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का चैलेंज है। उसको हल करने के लिए हुकूमत जो है, आपको पता कल भी वज़ीर आज़म जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा खुद ही लीड करते रहे उसको, वो इक़दाम हुकूमत जो है उसने उठाने हैं, ज़िंदगी बेहतर करनी है जो आम आदमी है। और ये जो तमाम लोग जो मुतालबात भी करें, इसमें जो जायज़ मुतालबा है उस जायज़ मुतालबे को भी पूरा मानना चाहिए। इसलिए नहीं कि सियासी तौर पर खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन इसलिए कि मुतालबा जायज़ है। तो ये तो बिल्कुल इनकी बात सुननी चाहिए और उनके जायज़ मुतालबा। महंगाई पे बात कर लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त एक आम आदमी का सबसे जो बड़ा मसला बना हुआ इशू है वो है महंगाई का। इवन वज़रा भी अब बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर मैं आपसे पूछूं असद उमर साहब, जब आप अपने हलके में जाते हैं तो क्या आपके हलके के अवाम आपसे सवाल नहीं करते कि महंगाई है, हमारी जो कुव्वत ख़रीद है उसमें सकत नहीं रही है? आप लोगों ने तो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, आप लोग तो अब सिर्फ जो है ना यही कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने करप्शन की। क्या आप लोगों का पहले होमवर्क नहीं था कि आप लोगों को नहीं पता था मईशत कैसे चलानी है? आप जब अपने हलके में जाते हैं तो क्या ऐसी शिकायत, ऐसे एतराज़ात आप लोगों की हुकूमत पर, हुकूमत की नाकामी नहली, आपको ऐसा कुछ नहीं सुनना पड़ता? जब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हल्के में जब जाता हूँ तो मुझे हल्के से क्या सुनने को, 3 चीज़ें शाजिया जो है सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनने को मिलती है, मैं ये पिछले 2-3 माह के अंदर की बात बता रहा हूँ। तीन चीज़ें मुझे मेरे हल्के के अवाम बोलते हैं। एक, वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोरोना के साथ मुकाबला किया और दुनिया से सब बेहतर आपने बचाया, लोगों की जिंदगियों को भी बचाया और आपने लोगों की रोजगार को भी बचाया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक तो ये सुनने को मिलता है। दूसरा, मेरे हल्के में मुझे सुनने को ये मिलता है कि तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं जैसे इस हल्के ने कभी दोबारा नहीं देखे। और तीसरा ये सुनने को मिलता है कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। ये तीनों चीजें हैं, 2 चीजें जो है वो तारीफ की होती हैं, एक चीज जो है वो परेशानी की होती है। ये 3 चीजें सुनने की मिलती हैं। हमें कोई ये होमवर्क का नहीं सवाल पूछता, क्योंकि अवाम जो है ना ग्राउंड पे उनको पता है कि क्या सूरत हाल थी, उनको पता है कि ये महंगाई भी जो है ये पहली दफा नहीं है। वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर घूम भी रहे होंगे, आपने देखा होगा मुस्लिम लीग नून की अभी जो हुकूमत गुजरी है उसकी अखबारों की हेडलाइंस क्या थी, टीवी पे प्रोग्राम क्या हो रहे थे, किस तरीके से महंगाई का शोर हो रहा था, उससे पहले पीपल्स पार्टी के वक्त में। सो परेशानी जरूर है, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस परेशानी की ना ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर चैलेंज आया है, ना इसकी जिम्मेदार जो है वो इमरान खान को ठहरा। असद उमर साहब, अब इकोनॉमी के नंबर्स को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? अब जितना थोड़ा बहुत इकोनॉमी को मैं समझती हूँ या मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो ये कि अभी जो हमें किल्लत का सामना है, जो ग़िज़ाई अशिया खुरानोश की किल्लत का सामना है, शॉर्टेज कह ले, अब सप्लाई एंड डिमांड का ज़ाहिर सारा फ़र्क है। जब डिमांड बढ़ जाती है
और सप्लाई नहीं होती है तो ज़ाहिर है महंगाई बढ़ जाती है, कीमतें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। अब ये जो शॉर्टेज सामने आ रही है, क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है? हमें तो कहा जा रहा था जी गंदम भी वाफिर मिकदार में है, गन्ने की पैदावार भी वाफिर मिकदार में हुई है, फिर हमें पता चलता है जी हम तो एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट इसलिए करना है जी हमें डॉलर्स मिलेंगे, फिर पता चलता है जी हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है, किल्लत हो जाती है। तो क्या वजह है? हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंसी कहाँ पर है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी अपनी ज़रूरत कितनी है, और हम ये जांच पड़ताल किए बगैर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है ना वो शॉर्टेज का सामना जो है ना हमें करना पड़ता है। क्या ये हमारी इनकॉम्पिटेंसी नहीं है कि हमारा ही होमवर्क नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना हमें देना है, या कितनी हमारी अपनी ज़रूरत है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ज़रा सा टेक्निकल है जवाब, लेकिन मैं थोड़ा सा तफसील में अगर आप दें कोशिश करूंगा कि सादा तरीन अल्फाज के अंदर समझाऊं। देखिए, अफराते ज़र को जिस तरीके से देखा जाता है दुनिया के अंदर बशमूल पाकिस्तान के अंदर, उसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। एक उसको अंग्रेजी में कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, आप ये समझिए उमूमी अफराते ज़र जो है, और उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है उसको अलग देखा जाता है, और जो खाने पीने की अशिया या तवानाई की अशिया हैं उनको अलग देखा जाता है, बिकॉज महरिकात मुश्किल अलग अलग होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोर इन्फ्लेशन अभी आखिरी महीने की जो थी वो 5.6% थी, जो पाकिस्तान की तारीखी औसत से कम है। जो मसला इस वक्त महंगाई का आ रहा है, पिछले चंद माह के अंदर जो नजर आया है हमें, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर भी नजर आया था, उसके बाद बेहतरी हुई और अब दोबारा से नजर आ रहा है, ये तमाम का तमाम है अशियाए खुर्दोनोश के अंदर। इसके अंदर सब्जियां हैं, दालें हैं, इसके अंदर खाना पकाने का तेल है, इसके अंदर आटा है, चीनी है। इसके अंदर 3 मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको ये महंगाई देखनी पड़ रही है, आवाम को जो परेशानी आ रही है। एक तो ये, और ये रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही होंगी कि दुनिया के अंदर जो इन चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें से हैं, मसलन पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए आज से चंद साल पहले एक बड़ा शौक था कि दाल हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो दुनिया में उनकी कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए वो क्योंकि पाकिस्तान दरामद करता है तो वहाँ भी बढ़ गई। तो एक चीज़ हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा हिस्सा ये हुआ कि एक दो चीजें ऐसी हैं जहां बर वक्त फैसला नहीं हुआ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं खुद, कि हम लोगों ने फैसला करने के अंदर जजमेंट कॉल हुई, जो फैसला साजी कर रहे थे उन्होंने सोचा कि आज से ये 4 महीने बाद अगर किया जाए काम तो बेहतर होगा। वो फैसला जो है वो इतना अच्छा नहीं साबित हुआ। तो कुछ उसका आंसर भी है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं और हम हर काम परफेक्टली कर रहे हैं। और तीसरा हिस्सा जो है वो ये है कि जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो कार्टल्स हैं, जिनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं किया जा रहा, तो क्योंकि उनकी भी बका की जंग है तो वो भी पूरा हुकूमत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और मुकाबला कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोजी करके और महंगाई करके। मैं वो स्पेसिफिक उसके अंदर नहीं जाऊंगा कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या हो रहा है। ये मुख्तलिफ महरक़ात हैं, और जैसे मैंने कहा कल वज़ीर आज़म अब इसको खुद ही लीड कर रहे हैं, और कल उन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग की, और उन्होंने आपको जैसे पहले ऐलान किया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इसके ऊपर एक्शन भी चाहते हैं कि फैसले होने शुरू हों। उनको भी एहसास है कि वाकई इस वक्त अवाम को महंगाई की वजह से परेशानी हो रही है। अब इससे आगे जरा आ जाए। अब महंगाई को, जाहिर है महंगाई है तो इसको रोकना भी है। अब उसको रोकने के लिए जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, या जो तनकीद भी आप लोगों पर मीडिया में भी हो रही है, ऑपोजिशन भी कर रही है कि भाई ये टाइगर फोर्स का टास्क नहीं है। टाइगर फोर्स कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? उनके पास क्या पावर्स हैं? क्या पावर्स आप लोग उनको देंगे? टाइगर फोर्स से करवाना है तो फिर ज़िले इंतज़ामिया क्या वो नाकाम है? क्या वो इनकॉम्पिटेंट है? फिर आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनमें अहलियत नहीं है कि प्राइस जो है ना वो कंट्रोल कर सकें। आप लोगों की अपनी पॉलिसीज़ कहाँ हैं कि टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं, देखिए जिम्मेदारी तो बड़ी वाज़ेह ना, जिम्मेदारी तो हुकूमत की अरकान की है, हुकूमती इदारों की है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में ऐसे वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, जिनकी आवाज़ के ऊपर एक आम पाकिस्तानी जो है वो बगैर किसी मुआवजे के मुल्क की बेहतरी के लिए टाइम निकाल कर काम करने के लिए तैयार होता है। ये टाइगर फोर्स अगर आपको याद हो तो सबसे पहले बनाई गई थी कोरोना के वक्त में मुकाबला करने के लिए, और मैं पहले भी टीवी प्रोग्राम बता चुका हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल किया था। हमने जी मस्जिदों के अंदर तरावी के लिए SOPs बनाई,
तो 2-3 लड़के मस्जिद के बाहर जाके बैठ गए। जब नमाजी अंदर जा रहा होता था तो उसको याद दिलाते थे कि जी ये हिफाजती इकदाम हैं, इनका जरूर ख्याल रखें। वो यूटिलिटी स्टोर्स में गए, जी शेल्फों के ऊपर जो जरूरी चीजें हैं खाने पीने की वो मौजूद हैं कि नहीं है, सही प्राइस पे मिल रही है कि नहीं। तो इससे तो देखें, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीसी होता है, चंद एसीज होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तादाद महदूद है। इन्होंने कोई अलग को तो फैसला नहीं करना, उसने तो वहां से अगर शेल्फ खाली है या कीमत ज्यादा है उसने उठा के वीडियो भेजना है अपने डीसी के पास ही। तो काम तो सारा फैसला साजी इन दी एंड वो सरकारी मशीनरी करेगी। ये उसकी एक मावनत के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके ऊपर शायद इतनी तनकीद की जा रही है कि कोई और सियासी लीडर नहीं है पाकिस्तान में जिसकी कॉल के ऊपर इतने लाखों लोग पाकिस्तान में रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, वैसे कोरोना में जब आप लोगों ने टाइगर फोर्स को उतारा था, पता नहीं कहाँ पे उतारा था, ये भी बड़ी तनकीद हुई थी कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये थे कि वो कहीं नज़र ही नहीं आती थी। खैर, अच्छा ज़रा अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। बेरोज़गारी के नंबर्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब IMF की जो हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 0.6% से बढ़कर, इस वाले साल की मैं बात कर रही हूँ, जो IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 5.1% तक जो है ना वो होने की उन्होंने प्रेडिक्शन किया, पेशन गोई की है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की। अगर ये सिचुएशन होती है असद उमर साहब, एक तो महंगाई है, दूसरा बेरोज़गारी है, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं होगा, ज़ाहिर है फिर ख़रीदने की जो आपकी क़ुव्वत है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हालात तो फिर बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे, काबू से बाहर हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर आप लोग? अच्छा, मैं शाजिया, एक आजकल मुझे अक्सर ख्याल आता है, अंग्रेजी में एक जुमला बोला जाता है, विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस, यानी आप अपने कामयाबी के ही शिकार हो गए। हमने कोरोना के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया है, इतनी बड़ी फतेह हासिल की है कि मैं तमाम तज्जिया निगारों को, बशमूल जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसे पाकिस्तान की मईशत का आज तज्जिया कर रहे हैं जैसे दुनिया में कोरोना है ही नहीं। आप अमेरिका देख लें, आप बरतानिया देख लें, आप भारत देख लें, आप कोई दुनिया का मुल्क उठा के देख लें, तारीखी बेरोजगारी हुई है कोरोना की वजह से। दुनिया की मईशत, अमेरिका के अंदर सिर्फ 2-3 हफ्तों के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इसी तरीके से करोड़ों लोग भारत के अंदर बेरोजगार हुए। बरतानिया में पिछले 100 साल के अंदर मईशत जितनी नहीं सुकड़ी थी उतनी सुकड़ गई। फ्रांस के अंदर ये हुआ, इटली के अंदर हुआ, स्पेन में हुआ, दुनिया के अंदर ये हो रहा है। तो पाकिस्तान इस आलमी सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला ने फजल किया है, लेकिन इधर इस सूरत हाल का मुकाबला कर रहा है। उस सूरत हाल के अंदर क्या मईशत के ऊपर मनफी असरात हैं? बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त इस तमाम बेहतरी के बावजूद हम उसके मनफी असरात महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उसका असर रशीद भी नहीं है जो बाकी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। और वो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है अगर आप इसको अप्रैल में चले जाएं के महीने में, तो जिस वक्त 35% हमारी जो मईशत जो है वो असर, कम से कम शहरी मईशत जो है सोटी भी नजर आ रही थी, आज हम तकरीबन उसी लेवल पे पहुंच गए हैं। आज मोटरसाइकिल की सेल्स जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, आज सीमेंट की सेल्स जो है वो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड हो रही है। बहैसियत मजबूरी इलाज के जो बड़ी सनत है उसमें 5% पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ है, तो बेहतरी आ रही है। लेकिन फिर भी एक वो हैंगओवर जो होता है, आप समझ लें, जो असरात हैं उसके मनफी असरात जो इन 2.5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का चैलेंज तो और ज्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल इसमें टफ है, वो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं फिर वही याद दिलाऊंगा कि हम कोई एक आम सूरत हाल की बात नहीं कर रहे। हम 1 सदी के अंदर दुनिया में किसी चीज ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी इस कोरोना ने मचाई है। तो उस सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, ये यूनाइटेड नेशंस के अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जनरल असेंबली के, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, ये बिल गेट्स कह रहे हैं कि इस मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर ममालिक हैं जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से अपनी मईशत का, अपने लोगों की सेहत की दिफा किया है, वो पाकिस्तान है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मनफी असर। कोरोना की जरा दूसरी लहर पे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये तो पिछले 2-3 महीनों से कहा जा रहा था कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। कल जो NCOC की जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया, सिफारिशात की गई कि जो इज्तिमात हैं, ज़्यादा गैदरिंग्स हैं, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, अगर हमने अब ये किया तो अपोजिशन को जो है ना वो मजलूम बनने का मौका मिल जाएगा, इसलिए हम ये नहीं कर रहे, इसलिए जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, जो करना ये करें। लेकिन इसके बरक्स
आप क्या समझते हैं कि आपको भी पता है कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, लंदन में दोबारा से दुनिया जो है ना वो लॉकडाउन की तरफ जा रही है, क्योंकि दूसरी लहर के जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल यहाँ पर फिर वैसी दोबारा होती है, आप लोग तो इजाज़त दे रहे हैं जलसे जुलूस करने के लिए, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऑपोजिशन मजलूम बने, तो आपको नहीं लगता कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अगर होते हैं, कोरोना केसेस दोबारा बढ़ते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए? ये जी देखिए, सवाल आपने बहुत अहम पूछा, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं जिस वक्त ये एनसीओसी में पहली दफ़ा ये इशू रेज किया, तो उस वक्त तो ये गुजरांवाला का जलसा भी नहीं अनाउंस हुआ था। ये उस वक्त से मैंने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ये बात शुरू की थी। ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जी। देखें, सारी मेहनत जो की गई है, अल्लाह ताला ने करम किया है, वो क्या कोशिश क्या थी? वो ये थी कि हम अपने लोगों की सेहत के ऊपर कम से कम मनफी असर रखते हुए लोगों की रोजगार कैसे बचा सकते हैं। तो मंतकी बात यह है कि हमें कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो और उस खतरा पैदा होने की वजह से फिर जो इकदाम करने पड़े उससे लोगों की रोजगार को खतरा हो, वो नहीं करना चाहिए। लोगों की रोजगार की खातिर तो खतरा मोलना समझ में आती है, लेकिन अपनी सियासत के लिए लोगों की सेहत को खतरे के अंदर डालना या उनकी रोजगार को खतरे के अंदर डालना मेरी तो समझ से बाहर है। हमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप, सारी कौम की सियासी लीडरशिप को ये इस वक्त कौम को ये हिदायत देनी चाहिए कि अपना ख्याल रखें। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सियासी मुकाबला होता है, और अगर इस वक्त हमने कोई सख्ती से कोई इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की तो वो सारा ऐसे लगेगा जैसे हम कोई सियासी इंतकाम लेने की कोशिश करें। तो मेरी तो अपील आपके जरिए सारे पाकिस्तान से भी है, सारे पॉलिटिकल लीडर बशमूल तहरीके इंसाफ के अपने लीडर्स से मेरी ये अपील है। मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरे हल्के के अंदर जहां मैं जाता हूं सब लोग बोलते हैं तरक्याती काम हो रहे हैं। मैं उन तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए नहीं जा रहा, वो सब नाराज बैठे हुए कि यार इतना काम आया, खुदा का वास्ता इधर आके हम इधर 1000, 2000, 3000 लोग जमा करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि आप आगे इधर इफ्तिताह करें। मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी या उनके रोजगार को खतरे में डालूंगा। मैं तो ये कि बड़ा अच्छा मैंने काम करा है, लेकिन मैं अपने उन लोगों ने जिन्होंने मुझे वोट दिया है, तो आपके ही फॉलोअर आएंगे ना। अगर मुस्लिम लीग का जलसा है तो उसमें तहरीक इंसाफ का फॉलोअर तो नहीं आएगा, या तहरीक इंसाफ का जलसा है तो उसमें पीपल्स पार्टी का फॉलोअर तो नहीं आएगा। तो वो शख्स जो मुझे वोट देता है, मैं उसकी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहा हूँ, उसकी सेहत और पूरे कौम की रोजगार। हुकूमत की समझ में नहीं आ रही है ना। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सिंध हुकूमत ने ही पहले इनिशिएटिव लिया तालीमी इदारों को बंद करने का, कारोबार, मार्केट सब कुछ बंद करने का, लेकिन एक तरफ अब फिर से हम देख रहे हैं कि हफ्तावार जो बाजार हैं उनको बंद करने के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। दूसरी तरफ 18 अक्टूबर का जलसा भी हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रही इस दौरे में आर की कारोबार करने की आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन सियासत जरूर चलेगी, जलसे करने की इजाजत जरूर दे रहे हैं आप। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि वो, क्योंकि एनसीओसी को हम गैर सियासी रखने की कोशिश करते हैं तो मैं ये नहीं करता। लेकिन आप जो बात कर रही है, मैंने ये पॉइंट आउट किया था जी, इस वक्त पिछले 10 दिन के अंदर अगर कोई चीज मुख्तलिफ नहीं हुई है तो ये कराची के अंदर सिंध की हुकूमत ने दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन क्यों लगाए? कोई खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तो इसलिए वो इकदाम लिए गए ना कि वहां पे, और ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया। इसी तरीके से आज से 1 हफ्ता पहले आजाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत, मुझे पता चला जी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की है आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें ये फैसला हुआ पूरे आजाद कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया जाए। मैंने उन पैगाम भेजा कि जी जरा हमें एनसीओसी के अंदर तफसील से देखने दे, फिर आप लोगों की गवर्नमेंट के साथ, हम चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करते हैं। फिर हमने उनको समझा के वो उन्होंने लॉकडाउन किए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, वहां पे बढ़ रही थी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सियासी जलसे ना रोको। ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर के अंदर, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। सो बिल्कुल आप सही बात करिए कि एक तरफ कुछ और इकदाम आते हैं तो हम कह ये रहे हैं। तो एक वजीर आला ने कहा था कोरोना के शुरू के दिनों में, आपको याद होगा कि भूख से पाकिस्तान में कोई नहीं मरता, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भूख से शायद कोई नहीं मरता, लेकिन सियासत ना होने। सिंध और विफाक में जो अब वो जजायर सदारती ऑर्डिनेंस को लेकर जो मामलात चल रहे हैं, सिंध कैबिनेट कह रही है जब तक आप वो ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेंगे किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो सिंध और विफाक के मामलात कैसे चलेंगे? ज़ाहिर है बहुत से मामलात, तकरीबन तमाम मामलात में ज़ाहिर है विफाक और सूबों ने मिलकर काम करना होता है, मिलकर चलना होता है, तो कैसे चलेंगे फिर आप लोगों के मामलात?
नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये मेरी हफ्ते को पिछले 2 जो हफ्ते गुजरे, दोनों हफ्ते वाले दिन मेरी चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मीटिंग्स हुई हैं कराची पैकेज के सिलसिले के अंदर। तो ये जो पिछला हफ्ता जो अभी गुजरा है उस हफ्ते में भी हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि क्या हो रहा है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा यार भाई, हमारी तो पार्टी लीडरशिप का फैसला ये है कि हम जो है इस इशू के ऊपर जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो सिर्फ उस इशू के लिए वो कह रहे हैं मीटिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने, हो सकता है काफी चांसेस हैं कि आने वाला जो वीकेंड है उसमें दोबारा मेरी चीफ मिनिस्टर के साथ बात हो। तो बाकी कोविड है, हमारा जो कराची पैकेज है और जो मामलात हैं उसके ऊपर तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के चल रहे हैं। मुझे तो वैसे शादी समझ में नहीं आई, मेरे पास तो वो कॉपी जब ये ऐलान हुआ तो मैंने अली जैदी को फोन किया, मैंने कहा यार आपने तो कहा था सिंध हुकूमत ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो उसने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है, मैं आपको अभी लास्ट क्वेश्चन असद उमर साहब। असद उमर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि वफाकी काबीना में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा है कि जो जुलाई 2015 में MQM की क़यादत पर जो बगावत के मुकदमात बने थे, भाई वो उन्होंने कहा कि हमने तो एक तकरीर पर तालियां बजाई थी तो हमारे खिलाफ मुकदमात बन गए और आज तक वापस नहीं हुए वो मुकदमात, और जो मुस्लिम लीग नून के लोगों पर बने वो तो वापस हो गए। तो वो कहते हैं दौरा में आ रहे हैं, हम तो आपके साथ हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, वो अपोजिशन में उनके वापस हो गए, हमारे भी मुकदमात जो है ना वो ख़त्म करें, वापस लिए जाएँ। ऐसी कोई बात हुई है? MQM ने बात की है? जो हुआ है यहाँ पर भी, जो भी लाहौर के अंदर जो FIR काटी गई थी उसके ऊपर जो फैसला ये पहले भी उठा था काबीना के अंदर, और काबीना में कानूनी राय यही दी गई थी कि जी वफाक जो है इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। FIR कट गई है, FIR एक उसका अमल है, उसी अमल से गुजर के वो पंजाब की ही हुकूमत में उसको वापस करना है। तो वो सिंध के अंदर FIR कटी हुई है, और अगर वो वापस होने केसेस तो सिंध की हुकूमत ही उसके ऊपर कोई पेशरफ्त करेगी। हाँ, ये जो बात है वो मैं बिल्कुल इस पे इत्तेफाक करता हूँ, ये कहना चाहूंगा कि मेयार एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून वालों के लिए तो मेयार जो है वो कुछ और हो। नवाज शरीफ जो हैं वो तो मुल्क के बारे में और मुल्क के इदारों के बारे में जैसी बात करना चाहते हैं वो कर सकें, और कोई और करे तो फिर उसके खिलाफ जो है कानून हरकत में आ जाए। मेयार कानून एक होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, PDM इत्तेहाद के पहले जलसे से पहले ही सियासी दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लफ्ज़ी जो जंग है ये भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को जलसे की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से PDM को जलसे के लिए कोई मखसूस जगह अलॉट नहीं की गई है। दूसरी तरफ से कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत ये भी साथ कह रही है कि जलसों में SOPs पर अमल दरामद ज़रूर किया जाए। अब SOPs पर अमल दरामद कितना मुमकिन अपोजिशन जमातें जो हैं ये जलसों में करवा पाएंगी तो 16 अक्टूबर को पता चल जाएगा। लेकिन PDM इत्तेहाद ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हुकूमत जलसे को रोकने के लिए रुकावटें डाल रही है। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे मारे जा रहे हैं, गैर ज़रूरी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और गुजरांवाला के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगाकर बंद किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर एक जलसा इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? क्या हुकूमत के गैर ज़रूरी इक़दामात जो हैं क्या इनकी वजह से PDM की जो तहरीक है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है? अहम सवाल ये भी है कि जलसे की कामयाबी और नाकामी की सूरत में फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इन सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 16 अक्टूबर का जो गुजरांवाला का आप लोगों का जलसा है ज़ाहिर है एक मोमेंटम सेट करेगा, पता चलेगा कि आपकी जो पूरी PDM की जो तहरीक है ये क्या रुख इख्तियार करने वाली है। अभी तो आप लोग इसी कन्फ्यूजन में उलझे हुए हैं, जलसा कहाँ करना है, GT रोड पे करना है, स्टेडियम की इजाज़त नहीं मिल रही है, फिर कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे मारे जा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं गैर ज़रूरी मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं।
कहाँ तक पहुंची हैं तैयारियां? क्या वाकई लोग निकलने को तैयार हैं आप लोगों के साथ? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो लोगों के निकलने का सवाल है, तो ये तो मैं चंद रोज़ कबल 2-3 दिन पहले गुजरांवाला में था और जो सेंटिमेंट मैंने वहाँ पे देखा है और अक्रॉस द पार्टी लाइन, मेरा तो ज़्यादा इंटरेक्शन मुस्लिम लीग के दोस्तों के साथ रहा और वहाँ पे लोग जो मियां नवाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ, शहबाज साहब के साथ जो एक वालिहाना मोहब्बत रखते हैं, उसका बड़ा भरपूर मुजाहरा था। और मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि ये जलसा गुजरांवाला का पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। अच्छा। और ये आपने दुरुस्त अपने इंट्रो में कहा कि ये एक मोमेंटम सेट करेगा और ये इनके रोकने से नहीं रुकेगा। ये अपनी पूरी कोशिश कर लें, ये जैसे मर्जी अगर कहीं कंटेनर लगाएंगे तो कंटेनर की जगह पर जगह जगह जलसा हो जाएगा और ये कहीं बिलावल भुट्टो शरीक हो रहे हैं इस जलसे में। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो बड़ी लीडरशिप आ रही है जलसे में। जी बिल्कुल, बिलावल भी एक जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वो कमर जमान कायरा साहब के घर से लाला मूसा से एक रैली की सूरत में वहाँ पे पहुँचेंगे। इसी तरह मौलाना भी वहाँ पर तशरीफ लाएंगे। तो ये तो सारे जितनी लीडरशिप है सारे लोग वहाँ पर होंगे। अच्छा। और ये एक बड़ा भरपूर जलसा होगा। इस जलसे का लोग आप क्या समझते हैं, लोग आप लोगों के साथ क्यों निकलेंगे? महंगाई की वजह से निकलेंगे, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उस वजह से निकलेंगे? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि भाई आप लोग तो निकल रहे हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने लीडर को बचाने के लिए। आप लोगों को क्या सरोकार है कि आवाम के बुनियादी हुकूक क्या है, आवाम की आवाज़ क्या है, आवाम को क्या इशूज़ हैं? ये आप लोगों का इशू नहीं है, आप लोगों का इशू है कैसे हमने अपनी करप्शन को बचाना है। तो लोग क्यों निकलेंगे आप लोगों के साथ? अच्छा नहीं, देखिए ये इनका कहना शायद गलत है और उसकी वजह ये है कि इनकी जो इस वक्त सूरत हाल आपके सामने जो अवामी इस्तराब है वो बेतहाशा है। कभी इस तरह की दिक्कत जो आज एक मुआशी दिक्कत है, जो आज एक इंतज़ामी दिक्कत है, जो आज एक सियासी सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है, पाकिस्तान चश्मे फलक ने ये नज़ारा नहीं देखा हुआ, इस तरह के हालात पाकिस्तान ने नहीं देखे हुए। वो मैं क्यों आपसे मैंने ये कहा और मैं इसको कैसे सब्सटेंशिएट करता हूँ जो मैं ये कह रहा हूँ। इस वक्त पोलराइजेशन यानी इनकी हेट स्पीच की वजह से जो पोलराइजेशन है वो अपनी एक्सट्रीम पे है, उस पर भी कोई शक नहीं है। आज एक मुतवसत तबके के आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। आज इस वक्त जो एक चलती हुई मईशत थी जो 5.8 पे ग्रो कर रही थी, वो इन्होंने लाके माइनस में फेंकी है। और आज कल मैंने रिपोर्ट देखी है जो उसमें बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं कि गालिबन IMF की ये प्रेडिक्शन है कि मैक्सिमम अगर ये जाएगी तो फिर भी अंडर 1 रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट का फर्दर इसमें तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के घरों का चूल्हा नहीं चल रहा, इस वक्त मईशत बर्बाद है, इस वक्त सियासी इंतकाम अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है, इस वक्त स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को लॉ पे एक कानूनी शक्ल में लोगों के साथ ज्यादती की इंतहा है, लोगों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल है। स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है आपको? अगर नहीं मिलती है GT रोड पर जलसा करेंगे, अगर GT रोड पर जलसा करेंगे तो आपको नहीं लगता आम आवाम के लिए मसाइल होंगे, ट्रैफिक के मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगी? नहीं, लोगों के लिए तो आज मसाइल हैं, इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए तो लोग खुद बाहर निकलकर आवाज उठाना चाह रहे हैं। वो जलसा सिर्फ ये, लेकिन अगर ऐसे मेन रोड बंद कर देंगे, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी एम्बुलेंस ने गुजरना है, किसी ने अपने जरूरी काम से जाना है, तो इन चीजों का तो ख्याल रखना होगा ना। नहीं, ये ज़रूर इसकी एहतियात भी हम भी करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता जो हॉस्पिटल्स की तरफ जाता है उसके ऊपर कोई बैरिकेड ना हो और वो चलता रहे और उसमें कोई लोगों को तकलीफ ना आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है और कभी भी ऐसी सूरत पैदा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन देखना तो ये है ना कि क्या हुकूमत वो वेन्यू हमें फ्राहम करती है जो हम उनसे मांग रहे हैं। हम उनसे एक स्टेडियम मांग रहे हैं जिसके अंदर कम से कम 50,000 की उसके ग्राउंड के अंदर उसकी जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो उसमें इससे तो, लेकिन ये देने से इनकार कर रहे हैं। आज
आपके सामने जो सिर्फ 1-1.5 दिन जलसे में बाकी रह गए, आज मैं और आप 14 तारीख को बात कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने इजाज़त नहीं दी। ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अनदर उसका कोई ना कोई हीला बहाना बना देते हैं। परसों मैंने लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी, राजा बिशारत की, जो वज़ीर कानून पंजाब हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ पे किसी कोई अंसारी बरादरान हैं जो कि जिनको पार्टी से हमने एक्सपेल किया है, उन्होंने किसी रैली की दरख्वास्त दी हुई है। तो हम क्योंकि कोई मजाक की बात है, एक तरफ पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की पार्टीज अपने लिए एक वेन्यू मांग रही हैं और आप एक MPA की एप्लीकेशन की बुनियाद पे वो रिक्वेस्ट डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैंने आज तक सुना नहीं। आप लोगों की पार्टी को इस बात की 100% श्योरिटी है, इस बात के से तो कोई इनकार नहीं करता कि मौलाना के पास इस वक्त जो स्ट्रीट पावर है, ज़ाहिर है उसके पीछे मदारिस हैं, मदारिस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से बहुत ज़्यादा है। तो ये श्योरिटी है आप लोगों को कि आपके जलसों में इस तहरीक में मजहब कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? वो कंसर्न्स आपके इस बार नहीं है जो पिछले साल मौलाना के धरने पर थे? नहीं, देखिए, इस पे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो मौलाना का मौक़िफ़ है। मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि मज़हब कार्ड आप किसको कहते हैं, यानी मज़हब कार्ड अगर एक ख़ास नज़रियात रख के मैं एक दीनी हवाले से अपना सियासी नुक्ता नज़र रखता हूँ तो इसको आप मज़हब कार्ड कहते हैं। गालिबन अगर ये तशरीह है तो मौलाना इस पर बड़ी शिद्दत के साथ मोतरज़ हैं। मौलाना कहते हैं कि ये मज़हब कार्ड नहीं है, ये मेरा बुनियादी हक है, मैं अपनी सोच रख सकता हूँ, अपनी राय रख सकता हूँ और उसके इजहार के लिए मैं कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उनकी बात में वज़न है, क्या उनकी एक ख़ास वज़ाक़ता या उनके एक ख़ास आप उनकी मजहबी कार्ड वो होगा ना कि अगर अपने मदरसों से वो स्ट्रीट पावर लोगों को लेके आएंगे तो मजहबी नुक्ता नज़र को सामने से रख कर लेकर आएंगे। अगर लोगों के अवामी बुनियादी मसाइल, बिजली महंगी, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लेकर आएंगे तो जाहिर है वो फिर वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाते हैं ना। फिर देखना है कि लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते, इसमें बहुत डिफरेंस है। नहीं, देखें, ये बात ज़रा इसको इस तरह से ले लें कि अगर किसी एक मदरसे के तालिब किसी बात पर एहतजाज करें तो ये मजहबी कार्ड, और अगर किसी यूनिवर्सिटी के तलबा बाहर निकल कर एहतजाज करें तो वो उनका पॉलिटिकल राइट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अहमद खान हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज्जरपुरा ज़्यादती केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद 1 महीने के बाद बिलाखिर गिरफ्तार हो गया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है। IG पंजाब का ये दावा है कि पुलिस ने मुल्ज़िम आबिद को बड़ी मेहनत के बाद साइंटिफिक तरीक़ेकार से गिरफ्तार किया है, जबकि मुल्ज़िम आबिद के वालिद ने यह बयान दिया है कि 1 रोज़ पहले बेटे से फ़ोन कॉल पर बात हुई, उसे गिरफ्तारी देने पर कायल किया तो वो माना। उनके कहने पर ही आबिद ने घर आकर ख़ुद को पुलिस के हवाले किया। अब सवाल ये है कि पुलिस और आबिद के वालिद के बयानात में आखिर तज़ाद क्यों है? आज लाहौर हाई कोर्ट में जब सहाफ़ियों ने इन मतज़ाद बयानात के बारे में IG पुलिस से सवाल किया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और जवाब तक देना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। ज़रा देखिए। छोटा सा आपसे क्वेश्चन ये करना है कि आबिद मलिक के हवाले से कि वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी अदालत ने भी कही कि इनाम वाली बात, पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी। क्या कहेंगे इस पर? क्या उसने खुद गिरफ्तारी दी है? IG पंजाब ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या आबिद की गिरफ्तारी के लिए 70 से ज़ायद नाकाम छापे मारने वाली पुलिस इस गिरफ्तारी का क्रेडिट लेकर अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, जबकि CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से पाक फ़ौज की तर्ज पर पुलिस में भी कोर्ट मार्शल मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई है। CCPO लाहौर की जो तजवीज़ है ये कितनी काबिल अमल है और क्या इससे पुलिस का निज़ाम वाकई इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक IG सिंध डॉक्टर शुएब सडल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सडल साहब आपका। शुएब सडल साहब, 1 महीने के बाद पुलिस ने गुज्जरपुरा ज़्यादती केस के मुल्ज़िम आबिद को गिरफ्तार किया। कल 70 के करीब छापे मारे गए, 28 टीमें तश्कील दी, स्पेशल ब्रांचेस को शामिल किया, इतने अपने जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया। उसके बावजूद आपने भी सुना होगा उस मुल्ज़िम के वालिद साहब कहते हैं भाई हमने तो खुद गिरफ्तारी
गिरफ्तारी दी है, मेरे बेटे ने खुद गिरफ्तारी दी है। फिर हम ये देखते हैं कि 50 लाख रुपया इनाम आप लोग रख देते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया। भाई पुलिस का तो काम है पकड़ना, आप इनाम देते फिर रहे हैं। अगर पुलिस ने तनख्वाह किस बात की लेनी है, अगर आप लोगों ने 50-50 लाख रुपया इनाम देना है, तो कैसे ये ट्रेंड सेट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर? देखें, ये तो अब डिपेंड करता है कि इसमें जो उसकी अरेस्ट हुई है वो वाकई पुलिस की एफर्ट से हुई है, हाँ। या कि उसका जो वालिद क्लेम कर रहा है वो बात सही है। तो दोनों सूरतों को सामने रख के फिर पुलिस के काम में अवार्ड जो है वो दिया जाता है अक्सर, लेकिन डिपेंड्स के जी जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या काम किया है। तो अगर एक काम जो है उसमें कोई कंट्रोवर्सी है तो पहले उसको सेटल करना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर वालिद ये क्लेम कर रहा है कि जी मैं खुद उसको छोड़ के आया हूँ या मेरा उसके साथ राब्ता था और मैं उसको लेके आया था, तो इन सारी चीज़ों का एविडेंस होगा। तो एविडेंस जो है वो उनको लेना चाहिए और आईजी को चाहिए कि इस पे वो एक अलग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें कि भाई किसकी सही है। और अगर जो पुलिस की वर्शन है कि जी ये हमारे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमने की है और साथ उसके जियो फेंसिंग और बाकी जो टेक्निक्स हैं वो यूज करके तो हम उस तक पहुंचे हैं, तो फिर उसके बाद वो तो गवर्नमेंट्स को इस तरह के एनकरेज करने के लिए इतनी एफर्ट जो होती है। तो इस सारे इंसिडेंट में साहब आप पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, स्पेशली सीसीपीओ के बयानात और उसके बाद फिर जो इस महकमे में तब्दीलियां हो रही हैं, ऑफिसर्स खुश नहीं हैं उमर शेख से, इस सारे इंसिडेंट में आप पुलिस की कारकर्दगी को कैसे, अगर मैं कहूँ कि रेट करें तो कहाँ रेट करेंगे आप? नहीं देखें, बाहर बैठ के तो किसी का भी अपना ओपिनियन हो सकती है ना। रेटिंग तो एक सीसीपीओ जो है उसकी रेटिंग करने का काम उसका आईजी साहब का है, तो आईजी साहब को देखना है, क्योंकि हर चीज जो सुपरवाइजरी अफसर होता है उसके सामने होती है। बाहर से तो हमें जो मीडिया के जरिए आती हैं वो बाज़ खत पूरी सही होती हैं, बाज़ खत नहीं ऐसे इररिस्पॉन्सिबल या किस्म का कमेंट देना जो है वो जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं हम हमारे लिए कोई मुनासिब भी नहीं होता, क्योंकि उससे पब्लिक जो है वो फिर फर्दर मिसलीड होती है और वो फ्रस्ट्रेट होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये काम जो है ये इट इज द जॉब ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। सही। शुएब सलील साहब, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बहुत दावे किए थे कि पुलिस में इस्लाहात किए जाएंगी, पंजाब पुलिस में इस्लाहात की जाएंगी, KPK की मिसालें दे देकर वो यहाँ पर कहते थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों में देखा कि अब छठे IG साहब जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, आपको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस इस्लाहात अभी तक नहीं हो पाई हैं? क्यों कोई एक IG कंसिस्टेंसी के साथ पंजाब में काम नहीं कर पा रहा? क्या आपको वजह नज़र आती है कि बार बार IGs को बदलना पड़ रहा है यहाँ पे? देख, उसकी जो मेन वजह है ना, मैं तो सारी उम्र जो है इसी काम में गुजरी है कि भाई इस पुलिस को रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ। ये पुलिस जो है ये फॉर डिफरेंट पर्पस बनी थी, वो एक कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव था, उसकी रेलेवेंस बाद नहीं, उससे पहले भी नहीं थी लेकिन 47 के बाद बिल्कुल ही नहीं है। तो लेकिन अब देखें पुलिस जो है ना वो एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है। हमारे एक सेइंग है कि जी पुलिसमैन इज अ सिटीजन एंड अ सिटीजन इज अ पुलिसमैन, तो ये बड़ा और तरह का रिलेशनशिप है। अब अगर एक मिसफिट जो निज़ाम है, एनाक्रोनिस्टिक निज़ाम जिसको कहते हैं कि जो किसी और टाइम के लिए था मौजूदा टाइम के लिए है ही नहीं। CCPO लाहौर उमर शेख साहब ने जो तजवीज़ दी है कि पुलिस में फ़ौज के तर्ज का कोर्ट मार्शल जो है ना वो होना चाहिए, आपके ख्याल में ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? कैसे देखते हैं आप उनकी इस तजवीज़ को? जो देखें फ्रस्ट्रेशन है ना ऑफिसर्स की पुलिस
में जो सर्व कर रहे हैं वो अपनी जगह किसी हद तक वो सही है। और वो ये है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें सजाएं बेशुमार मिलती हैं और ज़्यादातर नीचे वालों को मिलती हैं, जो इस हद तक सजाएं मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्राइसिस है कि अगर हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं वो पनिश लेकिन वो थोड़े दिनों के वापस आ जाते हैं, फिर उसी तरह से काम चलना शुरू हो जाता है। अगर एक कोर्ट से नहीं थ्रू होती है उनकी अपील तो दूसरी पे हो जाती है। अव्वल तो जो डिपार्टमेंटल अपील्स हैं उन्हीं में वापस आ जाते हैं। तो ये अव्वल तो सजा मिनिमम देनी चाहिए और देनी चाहिए, ठीक है, वहाँ भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके जहाँ दी जाए फिर उसको सस्टेन करना चाहिए ताकि उसका कोई डिटरेंट इफेक्ट हो। तो इस वजह से ये बात आती है कि बाकी पुलिस जाहिर है एक सिविलियन इंस्टीट्यूशन है, इसमें उस तरह का कोर्ट मार्शल तो नहीं आ सकता जिस तरह का के फौज में है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक आईजी सिंह। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।